हेलो डियर स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 कैरियर क्लासेस। 9 कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज जिस एक्सरसाइज के साथ, जिस चैप्टर के साथ हम आपके सामने हैं, उसका नाम है अनुक्रम एवं श्रेणी। यह अलजेब्रा के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर है और यह बहुत ही यूजफुल चैप्टर है, तो इसे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना जरूरी है। ये आगे आपको कई एक्सरसाइज में यूज होने वाला है। तो चलिए हम देखते हैं कि अनुक्रम एवं श्रेणी होता क्या है। अनुक्रम एवं श्रेणी को इंग्लिश में हम बोलेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस वर्ड जो आप देख रहे हैं, ये सीक्वेंस सिक्वल वर्ड से बना है और सिक्वल वर्ड तो आप कई बार सुन चुके होते हैं। खास करके जो बच्चे फिल्मची होते हैं, जिनको फिल्मों में ज्यादा रुचि होती है, उनको तो सिक्वल वर्ड बहुत अच्छे से समझ में आता है। जैसे बाहुबली मूवी का सिक्वल आया बाहुबली 2, कोई मिल गया का सिक्वल आया क्रिस, और क्रिस के बाद क्रिस 3, क्रिस 4, इस तरीके से। तो ये सारी फिल्मों में क्या कॉमन बात है कि आने वाली कहानियां पीछे की कहानियों से जुड़ी हुई होती है। ठीक उसी तरह यहां भी होगा। आने वाले पदों का जो है कनेक्शन अपने से पहले वाले पदों से रहेगा। पहले के पद किस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, आने वाले पद भी उसी पैटर्न को फॉलो करेंगे, तब उसको हम अनुक्रम कहेंगे। और फिर सीरीज क्या है, श्रेणी क्या है, इस पर हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम अनुक्रम को समझते हैं। तो क्या है अनुक्रम, यहां आइए देखिए। कहता है संख्याओं का वह क्रम जो निश्चित नियम का पालन करता है और जिसमें आने वाले पदों का निर्धारण किया जा सकता है, अनुक्रम कहलाता है। द सक्सेशन ऑफ नंबर व्हिच फॉलो ए सर्टेन रूल एंड अपकमिंग टर्म्स कैन बी प्रिडिक्टेड। जो आने वाले टर्म्स हैं उसका भविष्यवाणी किया जा सकता है, तो हम उसको क्या कहेंगे, सीक्वेंस कहेंगे। संख्याओं का यह एक क्रम है। जैसे आप गौर करिए, ये देखिए 5 लिख दिए हम यहां, सॉरी ये देखिए यहां हम 5 लिख दिए, फिर हम 9 लिख दिए, फिर हम 13 लिख दिए, फिर हम 17 लिख दिए, ये हम 21 लिख दिए, ये 25 लिख दिए। अब आप इसमें बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि इसके अगले टर्म क्या आएंगे, इसके जस्ट बाद क्या आएगा, ये आप समझ रहे हैं। तो 5 के बाद 9 आया है, 9 आया है, 4 का अंतर है। 9 के बाद 13 आया, 4 का अंतर है। 13 के बाद 17 आया, 4 का अंतर है। आप गौर कर रहे हैं कि 4 के अंतर पे आते जा रहा है। इट मीन 4 हम जोड़ रहे हैं और अगला टर्म हमको मिल रहा है। तो 25 में 4 जोड़ेंगे तो 29 आ जाएगा। तो जब हम इस तरह का कोई सीक्वेंस देखते हैं जिसमें कुछ खास नंबर को जोड़ने के बाद अगला टर्म आता है, तो उसको हम एपी कहते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, हिंदी में समांतर श्रेणी कहते हैं। तो आगे हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, पूरी तरह से एकदम इसका एक एक्सरसाइज ही आ जाएगा एपी का, पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। और देख सकते हैं आप एग्जाम्पल, मान लीजिए हम 8 ले लिए, यहां पर हम आपको क्या ले लिए, 5 ले लिए, फिर हम 2 ले लिए, फिर हम -1 ले लिए, फिर हम -4 ले लिए, फिर -7 ले लिए। गौर करिएगा, अगर आप 8 में -3 को ऐड कर दीजिए तो अगला टर्म आ जाएगा, फिर -3 ऐड कर दीजिए, अगला टर्म आ जाएगा, फिर -3 ऐड करिए, अगला टर्म आ जाएगा। तो अगर आप -3 जोड़ते जाएंगे तो आपको अगला पद आते जाएगा, है ना। तो यह भी आप देख रहे हैं कि जोड़ने पर आ रहा है, तो इसका भी नाम एपी ही पड़ेगा, समांतर श्रेणी ही पड़ेगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही पड़ेगा। तो आप गौर कर रहे हैं कि एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है, इसलिए इसको अनुक्रम कहेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें अगला, ये देखिए 2 लिख दिए हम, फिर यहां 6 लिख दिए, फिर हम 18 लिख दिए, फिर हम 54 लिख दिए, फिर हम 162 लिख दिए, फिर 486 लिख दिए। आप गौर कर रहे होंगे क्या हुआ है यहां। तो 2 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 6 आ गया, 6 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया, गुना किया गया, 18 आ गया, 18 में 3 से गुना किया गया, 54 आ गया, 54 में 3 से गुना किया गया, 162 आ गया, 162 में 3 से गुना किया गया, 486 आ गया। तो फिर अगला टर्म कैसे मिलेगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो ये गुना कर करके आ रहा है। और जब किसी जीपी में आने वाला टर्म पहले वाले टर्म में किसी नंबर से गुना करने पर मिलेगा, तब उसको हम जीपी कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जीपी गुणोत्तर श्रेणी, हिंदी में इसको गुणोत्तर श्रेणी कहेंगे। आगे यह भी आपको एक चैप्टर के तौर पर मैं पढ़ाऊंगा, बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा सीक्वेंस एंड सीरीज के ही अंदर, ठीक है। बस आपको लगातार बने रहना है। अब देखिए, इसका नाम मैंने आपको समांतर श्रेणी कहा, समांतर श्रेणी, है ना, समांतर श्रेणी। तो एपी और जीपी तो आप समझ गए हैं। और कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट समझिए, यहां पर अगर हम कहीं पर ले लेते हैं 1
फिर यहां 1/4, फिर 1/7, फिर 1/10, फिर 1/13, इस तरह से ले लिए। अब अगर इस सीक्वेंस को देखिए तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगला टर्म क्या आएगा। बड़ी आसानी से अनुमान लगा सकते हैं। कोई भी बच्चा जब देख रहा होगा तो समझ में आ गया होगा कि इसके जस्ट बाद क्या आएगा। बड़ी आसानी से बोला जा सकता है 1/16। तो हो क्या रहा है कि अगर इसका रेसिप्रोकल ले लें हम, व्युत्क्रम, रेसिप्रोकल हिंदी में इसको हम व्युत्क्रम कहेंगे। अगर इसका हम व्युत्क्रम ले लें, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि अंश को हर बना देना और हर को अंश बना देना। ठीक है, इस तरीके से ये 1/1 है तो 1 ही रह जाएगा। इसको आप 4 लिख दीजिएगा, फिर इसको 7 लिख दीजिएगा। सबके नीचे 1 है तो लिखना कोई जरूरी तो है नहीं। एंड फिर 10, सारा रेसिप्रोकल लिखा जा रहा है, व्युत्क्रम लिखा जा रहा है। और जब ये व्युत्क्रम हम लिखे हैं तो सारे बच्चे गौर कीजिएगा कि ये क्या हो रहा है, एपी में आ रहा है। अब तो जब किसी सीक्वेंस के पदों का व्युत्क्रम करने पर आपको एपी मिल जाएगा, समांतर श्रेणी मिल जाएगा, तो समझ जाइए कि दिया हुआ जो सीक्वेंस है, दिया हुआ जो अनुक्रम है, वह आपका एचपी है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। इट मींस आपका यह हरात्मक श्रेणी, इसको हिंदी में बोलेंगे हरात्मक श्रेणी। ठीक है, हरात्मक श्रेणी आपका है। जब किसी सीक्वेंस के पदों का व्युत्क्रम एपी में आ जाए तब उसको हम हरात्मक कहेंगे। तो अभी तक आप ये देख रहे हैं कि सीक्वेंस है। नेक्स्ट आप देखिए, अगर मैं यहां 1 लिख देता हूं, अगला मैं यहां फिर 1 लिख देता हूं, फिर यहां 2 लिख देता हूं, फिर 3 लिख देता हूं, फिर यहां 5, फिर 8, फिर 13, फिर 21, फिर 34, फिर यहां पर अगला क्या आएगा ये आपके लिए छोड़ देता हूं। तो क्या गौर कर रहे हैं, अगर आप इस दोनों को जोड़ें तो अगला मिल गया 2, अगर इस दोनों को जोड़ दें तो अगला मिल गया 3, अगर इसको जोड़िए तो 5, इसको जोड़िए तो 8, अगला मिलता जा रहा है। तो यह भी एक सीक्वेंस है क्योंकि एक निश्चित नियम का पालन कर रहा है। और इसको फाइबोनॉक्सी सीक्वेंस कहते हैं। इसका अर्थ मत ढूंढिएगा फाइबोनिक, या कहीं कहीं आपको फाइबोनॉक्सी लिखा हुआ मिल जाएगा। यह नाम मैथमेटिशियन का नाम है, उसके नाम पर यह रखा गया है, मैथमेटिशियन के नाम पर। इसका कोई मीनिंग मत ढूंढिएगा। तो इसको फाइबोनिक सीक्वेंस कहते हैं। अब अगर मैं लिख दूं यहां पर इस तरह से 1, फिर लिख दूं 5, फिर लिख दूं 7, फिर लिख दूं 8, फिर यहां 10, तो अगला क्या आएगा आप नहीं कह पाएंगे क्योंकि इसमें कोई निश्चित नियम का पालन हो ही नहीं रहा है। तो यह सीक्वेंस की श्रेणी में नहीं आएगा, सीक्वेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा, इसको सीक्वेंस कहेंगे ही नहीं। तो निश्चित नियम का पालन करने पर ही सीक्वेंस कहलाएगा। वो देख रहे हैं आप, यहां सारा निश्चित नियम पालन कर रहा है और आने वाले पदों की आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या आएगा, तब यह सीक्वेंस है। अब अगले टर्म की तरफ हम बढ़ते हैं। सीक्वेंस आप समझ गए हैं, तो देखिए क्या कहता है। अनुक्रम वह फलन है जिसका प्रांत प्राकृतिक संख्या का समुच्चय या उपसमुच्चय होता है तथा परास वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय होता है। इसमें कई शब्द आपके लिए शायद नए हों। एक शब्द आपका फलन है, दूसरा शब्द प्रांत है, तीसरा शब्द आपका परास है। तो ये सारे चीज, फिर साथ ही साथ यहां पर उपसमुच्चय भी आ गया, समुच्चय भी आ गया। तो बहुत सारे टर्म इसमें आ गए हैं और इन सारी चीजों को हमको अभी समझ लेना है बहुत आसानी से। तो देखिए, संख्या का कोई भी सेट जो होता है, समुच्चय जो होता है, इस तरह से ये नेचुरल नंबर का समुच्चय हो गया। जब सारी संख्याओं को एक साथ ऐसे लिख दिए हैं नेचुरल नंबर को, तो ये नेचुरल नंबर का समुच्चय हो गया, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो गया। अब अगर एक सेट ऐसा ले लें, जैसे मानिए ये ए ले लिए और इसमें हम इस तरह से ले लिए 2, 3 और 4। अगर मैं पूछ दूं आपसे कि ए में जो कुछ भी है, कौन कौन है, 2, 3, 4, तो क्या ये ए का सारा एलिमेंट एन में है कि नहीं है, तो कहेंगे जी है। तो ऐसी स्थिति में ए एन का सबसेट हो गया, ए एन का सबसेट हो गया। बात समझे, जब एक सेट का सारा मेंबर दूसरे सेट में हो तो पहला सेट दूसरे का सबसेट कहलाएगा। इतना काफी है अभी समझने के लिए। तो कहता है कि अनुक्रम वह फलन है। तो फलन का परिभाषा अगर हम देने लगेंगे तो लंबा हो जाएगा। इसके लिए ऑलरेडी हमारे YouTube चैनल पे आपको फलन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, फंक्शन, इंग्लिश में फंक्शन का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहां अगर आप जाके समझेंगे तो बहुत डिटेल से आप समझ पाएंगे। लेकिन अभी काम चलाऊ आपको बता देते हैं कि फंक्शन जो है उसमें क्या होता है कि एक तरह का आपके पास ऑपरेटर है, उसमें आप कुछ पुट करते हैं
तो आपको उसके बदले कुछ रिजल्ट मिलेगा। इट मींस कुछ इनपुट के बदले कुछ रिजल्ट मिलना, और इसमें भी कंडीशन है कि एक इनपुट के बदले एक ही रिजल्ट आना चाहिए। इट मींस कुछ हम एक चीज डाल दिए उसमें तो रिजल्ट एक आना चाहिए, कोई खास नंबर आना चाहिए, एक इनपुट के बदले दो रिजल्ट नहीं आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल देखिए, अगर कोई हमको यहां ऐसे लिख दिया इस तरीके से +-√x, और ये नाम मान लीजिए इसको y दे दिया गया है ना, तब हमसे पूछा गया क्या ये एक फलन है, तो हम जब देखते हैं कि है कि नहीं है, तो x की जगह हम पुट कर देते हैं x की जगह 4। मानिए अगर x बराबर 4 इसमें डालिएगा तो आपको y का वैल्यू क्या मिलेगा, +-√4। जब इसको सॉल्व करिएगा तो +-2। आप x का मान कितना पुट किए थे, एक वैल्यू क्या, 4, और रिजल्ट कितने आ गए, 2 2। कौन कौन, 2 और -2, 2 रिजल्ट मिल गया हमको। ठीक उसी तरह अगर x = 9 रख देंगे, रखे थे एक ही चीज, लेकिन रिजल्ट कितने आ जाएंगे, 2 2 +3 -3। तो ये फंक्शन का लक्षण नहीं है, इसको हम कहेंगे इट इज नॉट ए फंक्शन, यह फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट ए फंक्शन। जो कुछ भी मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, अगर आपको देखने में तकलीफ हो रही होगी मेरे वजह से, हो सकता है कि हम लिख रहे हो और आपको दिख ना रहा हो, तो ये लिखा हुआ जितना भी है ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक, और वहां अगर आप टच करेंगे तो ये आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके पूरा देख सकते हैं। तब उसमें हम नहीं दिखेंगे, पूरा का पूरा ये दिखेगा। तो चलिए समझ लीजिए यहां ये फंक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम y = यहां पर sin x ले लें, sin x, और x के जगह पर 0 रखेंगे तो y भी 0 होगा। अगर x जगह 90 रखेंगे तो y 1 हो जाएगा। अगर 30 डिग्री रखेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं आप, सिंगल x के लिए सिंगल y आ रहा है। तो जब सिंगल x के लिए सिंगल y मिले तब वह फंक्शन है। और तब समझ लीजिए जब फंक्शन आप समझ रहे हैं तो x के जगह पर जो कुछ हम पुट कर सकते हैं उसको डोमेन कहेंगे। इट मींस x का जो कुछ मान हम रख सकते हैं उसमें वो डोमेन है, प्रांत है। और उसके बाद सॉल्व होने के बाद जो कुछ y का आंसर आएगा, y का वैल्यू आएगा, वो हमारा रेंज हो गया। बड़ी आसान बात है कि x का वैल्यू जो कुछ पुट करेंगे वो डोमेन है, y का जो कुछ निकल के आएगा वो सब रेंज का सेट तैयार करेगा, और जो कुछ x के जगह पुट होगा वो डोमेन का सेट तैयार करेगा, डोमेन का समुच्चय तैयार करेगा। तो आइए इस डिफिनेशन को समझें। कहता है अनुक्रम एक फलन है जिसका प्रांत प्राकृतिक संख्या का समुच्चय या उपसमुच्चय होता है। इट मींस या तो 1 से चालू होकर के पूरा हो जाएगा, या 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 5 तक ही होगा, ऐसा है। तो देखिए यहां पर फंक्शन कैसे होता है, तो कहता है यहां पर आपको ध्यान दीजिएगा कि अनुक्रम के पदों को tn, इट मींस tn ऐसे लिखा जाता है या an लिखा जाता है, और ये tn जो है वह n का फंक्शन होगा। n कौन है, तो नेचुरल नंबर है। n कौन है, नेचुरल नंबर है। मान लीजिए अगर किसी ने tn के बदले हमको 2n+3 दे दिया, 2n+3, तो ये tn को हम nवां पद कहते हैं। कौन पद कहेंगे, nवां पद। और इंग्लिश में थोड़ा बोलना चाहेंगे तो nth टर्म। जो बच्चे गांव में रह के तैयारी करते हैं उन बच्चों से आग्रह है कि छोटा छोटा इंग्लिश टर्म को आप धीरे धीरे अपने ब्रेन में बैठाएं, आगे ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। इंग्लिश से भागे नहीं, उसको धीरे धीरे अपने अंदर समावेशित कीजिए, जगह दीजिए, वो आपको आगे फायदा करेगा। देखिए यहां nवां पद है। अब अगर कोई हमसे T2 पूछे, T2, तो क्या करना है, कुछ नहीं, n के जगह क्या पुट करना है, 2 पुट करना है। तो 2 दूनी 4 और 3 7 आंसर निकल गया। तो n के जगह क्या पुट किए, 2, मतलब एक कोई वैल्यू n की जगह रखे तो सॉल्व होके एक वैल्यू मिल गया। तो ये फंक्शन जैसा लक्षण हुआ कि नहीं, बोलिए। जो वहां x रोल प्ले कर रहा था वही रोल अब n प्ले करेगा, और जो रोल वहां y प्ले कर रहा था वो यहां सॉल्व होके आएगा, वो प्ले करेगा। तो गौर करिए ये रियल नंबर है कि नहीं है, रियल नंबर है। 7 जितना नेचुरल नंबर है, जितना होल नंबर है, जितना इंटीजर है ना, जितना रेशनल नंबर है, जितना इरेशनल नंबर है, सब का सब मिला के रियल नंबर है, टोटल रियल नंबर है उतना। तो ये 7 नेचुरल है तो रियल अपने आप हो गया। तो बताइए ये रियल नंबर आया ना। तो इसीलिए पीछे के डिफिनेशन में जब हम आपको समझाए, यहां गौर करिएगा, पीछे जो डिफिनेशन आपको बताए कि परास रेंज वास्तविक संख्या का उपसमुच्चय है, इट मींस रियल नंबर का है, तो वही बात यहां पर है। क्लियर है। तो कोई भी पूछ देगा कि सीक्वेंस का डोमेन क्या है, सीक्वेंस का डोमेन क्या है, तो जवाब दीजिएगा नेचुरल नंबर। अब पूछेगा रेंज क्या है, तो कहिएगा सबसेट ऑफ रियल नंबर या सीधे रियल नंबर,
ऐसा आप कह सकते हैं। तो चलिए T2 इक्वल टू 7 आया, ये दूसरा पद निकल गया, इसको हम बोलेंगे सेकेंड टर्म, इट मींस दूसरा पद बोलेंगे। फिर उसी तरह अगर T3 निकालना है बच्चों तो क्या करिएगा आप, जवाब दीजिए। T3 पूछ देगा तो n के जगह पर 3 रखिएगा, n के जगह 3 रखिएगा। अगर T4 चाहिए तो n के जगह आप 4 रख दीजिएगा, वैल्यू निकल जाएगा। तो ये T4 चौथा पद को दिखाएगा, T3 तीसरा पद को दिखाएगा, और ये 3 4 2 3 4 जो है ये पद का रोल नंबर है कि कितने नंबर पर कौन सा पद है। तो ये आपको समझ में आ गया कि ये n का फंक्शन है। किस पर डिपेंड है ये Tn, n पर, इसलिए ये n का ये फंक्शन हो गया। ठीक उसी तरह ये किस पर डिपेंड था, यहां जो था ये sin x किस पर डिपेंड था, x पर, तो ये x का फंक्शन हो गया। तो जिस पर डिपेंड है उसी का फंक्शन हो गया। तो चलिए ये बात आप लोग समझ गए यहां पर क्या होता है, Tn समझ गए, An समझ गए। अगर आपको फर्स्ट टर्म दिखाना है तो A1 लिखिए चाहे T1 लिखिए, सेकेंड टर्म A2 है T2 है, दोनों में से जो दिल करे वो लिखिए आप, है ना। तो पदों को दिखाने का ये तरीका हुआ, पदों को दर्शाने का ये तरीका हुआ। और साथ ही साथ इस Tn को nth टर्म तो कहते ही हैं, nवां पद तो कहते ही हैं, साथ ही साथ इसको सामान्य पद भी कहेंगे। सामान्य पद, बात समझे, सामान्य पद, इंग्लिश में इसको जनरल टर्म कहेंगे। क्या बोलेंगे, जनरल टर्म बोलेंगे, ठीक है, जिसको और हिंदी में व्यापक पद कहते हैं। आप सुनते होंगे केमिस्ट्री में अल्केन का सामान्य सूत्र, तो सामान्य सूत्र यहां सामान्य पद है। तो सामान्य सूत्र CnH2n+2 कहते हैं। और n की जगह जब 1 रखते हैं तो आपको मीथेन मिलता है, n की जगह 2 रखते हैं तो आपको इथेन मिलता है, n की जगह 3 रखते हैं तो प्रोपेन मिलता है, 4 की जगह ब्यूटेन मिलता है, 10 रखते हैं तो डेकेन मिलता है, 20 रखते हैं तो कोसेन मिलता है। तो कहने का मतलब यह है कि वो जनरल फॉर्मूला है। ठीक उसी तरह यहां भी ये Tn जो है वह सीक्वेंस का जनरल टर्म है, सामान्य पद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अगला क्या कर रहा है, अब अनुक्रम समझ चुके हैं। अनुक्रम क्या होता है, तो संख्याओं का वह क्रम जो एक निश्चित पैटर्न को फॉलो करता है और जिसमें आने वाले पदों की भविष्यवाणी की जा सकती है, वह आपको अनुक्रम कहलाता है। तो अनुक्रम जो है पदों की संख्या के आधार पर 2 हिस्से में बांटा गया है, 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला आपका परिमित है और दूसरा आपका अपरिमित है। इंग्लिश में आप इसे फाइनाइट कह लीजिए और इसको आप इनफाइनाइट कह लीजिए। इनफाइनाइट सिंपल सा है, फाइनाइट हो गया परिमित और इनफाइनाइट हो गया अपरिमित। और ये शब्द आप समझ रहे हैं, परिमित मींस जिसकी सीमा हो, जो चारों तरफ से घेरा जा सके, जिसको हम बता सकें कि उसकी सीमा क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है। और अपरिमित जिसका हम सीमा बता नहीं सके, अनलिमिटेड हो जाए, है ना, तो वो हो गया असीमित अपरिमित। तो जिसमें पदों की संख्या गिना जा सके, जिसमें हम पदों की संख्या को काउंट कर लें, गिन लें कि कितने पद हैं इस अनुक्रम में, तब नाम पड़ेगा परिमित। और अगर पदों की संख्या गिनना संभव नहीं हो तब नाम पड़ेगा अपरिमित। मान लीजिए अगर किसी ने ऐसे दे दिया 1 2 3 4, आने वाला आप जान रहे हैं कि क्या होगा, और आगे ऐसे डॉट 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 दे देगा। कई बच्चों को आदत होती है डॉट 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 एकदम एक साथ 4 5 डाल देता है, वह सही तरीका नहीं है, 3 ही डॉट डालने चाहिए, सही पैटर्न यही है। तो ये आपको अपरिमित हो गया, यह कहां तक जाएगा आप नहीं कह सकते। लेकिन अगर कोई ऐसे दे दिया 2 4 6 8 10 12 14 और 16, यहां जाके रुक गया, तो क्या आप इसे गिन सकते हैं कि नहीं? तो गिन सकते हैं कि यहां 8 टर्म है तो आप कहेंगे परिमित, वहां नहीं गिन सकते तो नाम पड़ेगा अपरिमित। तो आप समझ गए होंगे कि परिमित अनुक्रम क्या है और अपरिमित अनुक्रम क्या है, फाइनाइट सीक्वेंस क्या है और इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है। आई थिंक आप बेटर तरीके से समझ गए हैं। चलिए तो आगे बढ़े हम। अगले क्या कह रहा है, कहता है श्रेणी जब अनुक्रम के पदों को जोड़ या घटाव के चिन्ह के साथ लिखा जाता हो तो उसे श्रेणी कहते हैं। अभी आप देखे होंगे कि सीक्वेंस इस तरह से हम लिखे थे, है ना, ऐसे कोमा दे दे के, ये कोमा दे दे के सीक्वेंस लिखा जाता है, कोमा दे दे करके सीक्वेंस अनुक्रम। लेकिन जब इसके बीच इस तरह का सिंबल दे दिए, मान लीजिए, है ना, ऐसे अगर हम सिंबल देते चले गए तो अब ये प्लस माइनस के हेल्प से लिखा गया। अगर ऐसे लिख दे तो भी, चाहे हर जगह आपको प्लस ही दे दे, इस तरह से हर जगह आपको प्लस ही देते चला गया, तो ये सीरीज कहलाएगा, ये आपका सीरीज कहलाएगा। दोनों ही आपका श्रेणी है, सीरीज, लेकिन ये आपका सीक्वेंस है। ये क्या है? सीक्वेंस। तो जब कोमा दे दे कर लिखा हुआ होगा
तब आप उसे सीक्वेंस कहेंगे, और जब आपको प्लस माइनस के हेल्प से लिख दिया गया होगा तो उसे आप क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। तो सीक्वेंस एंड सीरीज दोनों ही टर्म को आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं। आगे हम लोगों को देखना है इसमें क्या है। सो देखिए, कहता है श्रेणी का वर्गीकरण, तो पदों की संख्या के आधार पर फिर श्रेणी का वर्गीकरण दो तरीके से किया गया। अनुक्रम का भी दो तरीके से पदों की संख्या के आधार पर था, परिमित और अपरिमित। ठीक उसी तरह श्रेणी का भी वर्गीकरण दो तरीके से किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ सीरीज। क्लासिफिकेशन ऑफ सीरीज, क्लासिफिकेशन मींस वर्गीकरण, बात समझ रहे हैं। तो ये आपका वर्गीकरण जो है दो तरीके में होगा, परिमित श्रेणी और अपरिमित श्रेणी। इट मींस फाइनाइट सीरीज और इनफाइनाइट सीरीज, ये आपका है इनफाइनाइट सीरीज। और अब लगता है कि शायद ये हमको एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम आपको समझा दें। ऐसा सीरीज जिसमें पदों की संख्या को गिना जा सकता है, पदों की संख्या फाइनाइट हो, उसको हम कहेंगे परिमित श्रेणी। और जिसमें पदों की संख्या गिनना संभव नहीं हो, है ना, अपरिमित हो सदस्यों की संख्या, पदों की संख्या, तो उसको हम अपरिमित श्रेणी कहेंगे। तो ये बहुत आसान है और इसका एग्जाम्पल सिंपल है। अगर हम मानिए ऐसे लिख के देते हैं, इस तरह से लिख दिए यहां तक और छोड़ दिए, तो अब आप गिन सकते हैं कि इसमें कितने पद हैं, इस सीरीज में कितने पद हैं। गांव में सीरीज सुनते होंगे आप, सीरीज बल्ब। तो सीरीज बल्ब जो होता है, जो दिवाली की रात में अपने घरों पर आप जलाते हैं, सीरीज नाम क्यों पड़ा? इसलिए पड़ा कि एक बल्ब के बाद दूसरा बल्ब जुड़ा हुआ है, तीसरा बल्ब जुड़ा हुआ है। अगर घर के कमरे में आप एक बल्ब लगा देते हैं तो उसको आप सीरीज कहते हैं? नहीं कहते। लेकिन जब कई बल्ब एक साथ जुड़ गया, जुड़ता चला गया, तब आप उसका नाम सीरीज रख दिए, है ना। तो ठीक उसी तरह यहां भी है कि देखिए ये प्लस 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 से लिखा गया तो ये सीरीज है, और अगर प्लस नहीं होता, सिर्फ कोमा कोमा होता, तो ये सीक्वेंस हो जाता, अनुक्रम हो जाता। अब इसमें गौर करिए, इस तरह से अगर लिख दिए हम, है ना, प्लस डॉट 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 छोड़ दिए, अब यह कहां तक गया कहना संभव नहीं है। तो ये आपका इनफाइनाइट सीरीज हो गया। ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सीरीज। नेक्स्ट अगर आगे हम बढ़ें तो देखें क्या है हमारे पास। कहता है जब अनुक्रम के पदों के लिए कोई जनरल फॉर्मूला हो, कोई सामान्य फॉर्मूला हो, तब हम कहेंगे उसे प्रोग्रेशन। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि सीक्वेंस तो कई तरह के जनरेट किए जा सकते हैं, कई तरह के बनाए जा सकते हैं सीक्वेंस, लेकिन हर सीक्वेंस के लिए फॉर्मूला डेवलप हो जाए यह जरूरी नहीं है। जिस सीक्वेंस के लिए फॉर्मूला डेवलप नहीं होगा उसको हम प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे, और जिसके लिए एक सामान्य फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा उसको हम प्रोग्रेशन कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। देखिए यह श्रेणी शब्द, हिंदी में इसे श्रेणी कहते हैं, यह श्रेणी है, और सीरीज को श्रेणी कहते हैं। दोनों शब्द में अंतर है, ध्यान रखिएगा। यह आपका श्रेणी है, यह आपका श्रेणी है, दोनों में अंतर है। यह प्रोग्रेशन है, इसका इंग्लिश प्रोग्रेशन है, उसका इंग्लिश सीरीज है, दोनों में फर्क है। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि जब आपको किसी सीक्वेंस का जनरल फॉर्मूला लिखना संभव है, जैसे समझिए, मान लीजिए कि ये आपका 5 था, ये 8 था, ये 11 था, ये 14 था, ये 17 था, ये 20 था। आप क्या गौर कर रहे हैं? यहां पहला पद A1 नाम दे दीजिए, चाहे T1 नाम दीजिए, जो आपको ठीक लगे। तो चलिए हम T1 ज्यादा यूज करते हैं तो T1 लिख दिए 5। अब थोड़ा जवाब दीजिएगा, T2 कितना है आपके पास? 8। तो कैसे मिला? तो 5 में 3 जोड़ दिए, 5 में 3 जोड़ दिए। तो गौर करिएगा यहां T3 कितना है? T3 11। वो कैसे मिला? तो इसी 5 में 6 जोड़ दिए, 5 में 6 जोड़ दिए। यही अगर T4 देखें तो कितना है? 14 है। ये कितना जोड़ दिए? 5 प्लस, है ना, यहां पर 9 जोड़ दिए। अब थोड़ा गौर करिएगा, यहां अगर 3 गुने 0 लिख दें, 3 इंटू 0 लिख दें तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। अगर यहां पर 3 गुने 1 लिख दें कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ये जो 5 प्लस 6 है, इसको 5 प्लस 3 इंटू 2 लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा? सेम रिजल्ट आएगा। ये 9 जो है वो 5 प्लस 3 इंटू 3 लिख दें तो कोई फर्क पड़ेगा? थोड़ा गौर करिएगा, ये आपका चौथा पद है, तो 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई है। ये तीसरा है तो इससे 1 यहां कम है, ये चौथा है तो उससे 1 कम यहां है, ये दूसरा है तो उससे 1 कम है, ये पहला है तो उससे 1 कम है। तो क्या गौर कर रहे हैं? जितना यहां है उससे 1 कम, जितना यहां है उससे 1 कम। तो अगर कोई हमसे पूछता है Tn, तो देखिए ये 5 तो सेम रह जाएगा, हर किसी में था, लेकिन इससे 1 कम, तो n से 1 कम क्या होगा? n-1 इंटू 3 लिख दिए। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर देते हैं तो क्या लिखाएगा? 5 प्लस 3n-3,
ये 3n उतार दीजिए, सेम सेम कॉपी कर दीजिए, और 5 से 3 चला गया, 2 हो गया। अब ये tn निकल गया, जनरल फॉर्मूला निकल गया इसका। अब आप उसमें n इक्वल टू 1 डालिए, 3n प्लस 2 में n इक्वल टू 1, तो कितना आया? 3 2 5, पहला मिल गया। अब n की जगह 2 डालिए तो 3 दूनी 6 और 2 8 मिल गया। n की जगह 3 डालिए तो 3 3 9 2 11 मिल गया। कहिएगा सर ये तो एपी में है, डायरेक्ट tn का फॉर्मूला लगा दीजिए ना, डायरेक्ट वो मिल जाएगा। तो भैया वो तो उसको ना बताएंगे जो tn एपी पढ़ चुका है। अभी तो ये चैप्टर चालू हुआ है, मैंने तो एपी के बारे में कुछ अभी कहा नहीं ज्यादा, तो tn वगैरह का फॉर्मूला हम नहीं जानते। सीधा सीधा ये मीनिंग होता है कि बच्चे जब पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं कोई चैप्टर, तो अभी तक tn का चर्चा कहीं हुआ नहीं, तो वो फॉर्मूला कैसे जानेंगे? अब अगर मैं कह भी दूं कि tn का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, ये मैटर नहीं करता। ये आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर में कि कैसे आया। अभी जो पढ़ रहे हैं उसको बेसिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अब गौर करिए, 3n प्लस 2 आपको जनरलाइज हो गया, तो क्या इसके लिए एक फॉर्मूला डेवलप हुआ कि नहीं हो गया? हो गया फॉर्मूला डेवलप n का। तब इसको प्रोग्रेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन। लेकिन ऐसा सीक्वेंस जिसके लिए कोई फॉर्मूला डेवलप हो ही नहीं, तब उसको प्रोग्रेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, वो प्रोग्रेशन की श्रेणी में नहीं आएगा, वो सीक्वेंस की श्रेणी में आएगा। और जरूरी नहीं है कि हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। सारा प्रोग्रेशन सीक्वेंस की श्रेणी में आ जाएगा, पर सारा सीक्वेंस प्रोग्रेशन की श्रेणी में नहीं आएगा। जैसे एक एग्जांपल समझिए, मान लीजिए अगर मैं यहां लिख दूं 2, फिर लिख दें 3, फिर लिख दें 5, फिर लिख दें 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, तो आपसे अगर पूछें कि अगला क्या आएगा, तो आप बड़ी आसानी से कह दीजिएगा सर ये तो 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, जिसको प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या है ना, अभाज्य संख्या। तो ये भी अभाज्य संख्या है। 5 के बाद 7 आया, यह भी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। 11 आया, 11 के बाद 13 आया, 13 के बाद 17 आया, तो 17 के बाद जो अभाज्य संख्या है वो आपको 19 है, तो सर 19 होगा। फिर अगला आपको 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, तो 23 हो जाएगा। आप इस तरह से अगला भी बता देंगे। लेकिन जब आपको कहेंगे कि कोई ऐसा फॉर्मूला हमको डेवलप कर दीजिए, कोई ऐसा फॉर्मूला निकाल दीजिए जिसमें अगर हम n बराबर 4 डालें तो 7 निकल जाए, n बराबर 5 डालें तो 11 मिल जाए, n बराबर 6 डालें तो 13 मिल जाए, इट मीन्स छठा पद निकल जाए, तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला इसके लिए आप डेवलप कर देंगे? नहीं होगा डेवलप। तो यह सीक्वेंस तो हो गया, पर प्रोग्रेशन नहीं है, श्रेणी नहीं है। तो जिसका फॉर्मूला डेवलप नहीं होगा वो प्रोग्रेशन की श्रेणी में नहीं आएगा, और जिसका फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा वो आपको प्रोग्रेशन की श्रेणी में आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रोग्रेशन जो है, पीछे गौर करिए, ये प्रोग्रेशन ये किस पर डिपेंड कर रहा है? n पर डिपेंड कर रहा है। तो यह n का फंक्शन हो गया, n का फंक्शन हो गया। लेकिन यह किसी n पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो यह n का फंक्शन नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? सीक्वेंस तो है, पर आपको किसी तरह के प्रोग्रेशन का फॉर्मूला ये फॉलो नहीं कर रहा है, कोई फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला डेवलप नहीं होगा। तो आई थिंक आप यहां तक समझ गए हैं। अगर हम आगे बढ़ें तो इसके बाद अब हम लोगों को पढ़ना है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और सबको डिटेल से हम पढ़ाएंगे। लगातार बने रहिए। इतना देर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों से बस एक ही आग्रह है कि अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, थोड़ा मेरा हौसला बढ़ाते रहिए, और आप भी जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।